अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। आप तमाम ही का अपने इस चैनल में खैर मक़दम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफ़ियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए एक सबक और लेकर हाजिर हुए हैं। सबक है सबक नंबर 17 और सबक का नाम है काठ का घोड़ा। क्या है काठ का घोड़ा? ये एक अलामती अफ़साना है। क्या है? अलामती अफ़साना। अब आप पूछेंगे कि अलामती अफ़साना क्या होता है? अफ़साना यानी कहानी, ठीक है, एक छोटी सी कहानी है। अलामती यानी जो बात कही गई है, जो बात टाइटल में जो बात है ना, वो असल बात वो नहीं है। जो बातें बताई गई असल बात वो नहीं है, बल्कि दुनिया पर कटाक्ष है। इसे दुनिया के निज़ाम पर क्या है? कटाक्ष है। अब मैं आपको एक एक करके सब बात समझाता हूँ। जैसा कि मैंने साइड में आइकन लगाया है, एक लकड़ी का घोड़ा है, ठीक है। सबसे पहले लफ्ज़ लिखा है काठ का घोड़ा। घोड़ा आपने जानते ही हैं। काठ क्या होता है? काठ के घोड़े से मुराद है काठ के घोड़े से मुराद है काठ का घोड़ा कहलाता है लकड़ी का घोड़ा, जो कि बच्चों के खेलने के काम में आता है। अब सबक का नाम काठ का घोड़ा ही क्यों रखा गया? कुछ और नाम भी रखा जा सकता था। तो मैं आपको टाइटल से रिगार्डिंग एक बात समझाता हूँ। बच्चों के पास बहुत से खिलौने होते हैं, है ना। हर खिलौने में कुछ ना कुछ हरकत होती है। किसी खिलौने को रिमोट से चलाया जाता है, किसी को बटन से चलाया जाता है, किसी खिलौने में एक चाबी भरी जाती है और वो मूवमेंट करने लग जाता है, कुछ हरकत करने लग जाता है। और कुछ ही ना सही, एक लट्टू ही होता है हाथ में। बच्चा उसमें एक रस्सी लपेटता है और घुमाता है और लट्टू भी घूमने लगता है, कुछ हरकत करता है ना। हर खिलौने में हरकत होती है। लेकिन काठ का घोड़ा एक ऐसा खिलौना है, ये जो काठ का घोड़ा होता है इसमें कोई हरकत नहीं होती। कहने को खिलौना है पर हरकत कुछ नहीं है। जब तक बच्चा इस पर खुद बैठेगा नहीं, खुद इसे हिलाएगा डुलाएगा नहीं, इसमें कोई भी हरकत नहीं होगी। ये किसी भी काम का नहीं। अगर आप इसे छोड़ दो पड़ा रहेगा, आप इसे काम में लोगे, आप इसे हिलाओगे डुलाओगे तो ही काम करेगा, वरना ये काम नहीं करेगा। तो समाज में, इस दुनिया में कुछ ऐसे ही लोग हैं, इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी की मुश्किलों में ऐसे घिर गए हैं। इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो दुनिया की परेशानियों में ऐसे घिर गए हैं, एक ऐसी कंडीशन में आ गए हैं कि ना वो हिल पाते हैं ना डुल पाते हैं, यानी अपने आप को ना आगे बढ़ा पाते हैं ना अपना कुछ सुधार कर पाते हैं। उन लोगों को निशाना बनाकर मुसन्निफ़ ने, रतन सिंह ने, एक काठ का घोड़ा से नाम दिया है और ये सबक, ये अफसाना लिखा है। चलिए, ये बात आपको टाइटल से तो समझ में आ गई कि काठ का घोड़ा होता क्या है, ठीक है। अब हम आते हैं इसके मुसन्निफ़ के बारे में। इसका मुसन्निफ़ का हवाला जानते हैं, मुसन्निफ़ का मुख्तसर तारुफ जानते हैं, उसके बाद हम सबक की जानिब बढ़ते हैं। मुसन्निफ़ का नाम है रतन सिंह। क्या नाम है? रतन सिंह। रतन सिंह कस्बा दाऊद, तहसील नारूवाल, ज़िला सियालकोट में पैदा हुए, ठीक है। ज़िला कौन सा? सियालकोट में। सियालकोट में और कौन पैदा हुआ था? अल्लामा इकबाल भी सियालकोट में पैदा हुए थे। तो कस्बा है दाऊद, तहसील नारूवाल, ज़िला सियालकोट में आप पैदा हुए। कौन? रतन सिंह। एक मकामी स्कूल में मैट्रिक तक तालीम पाई। मकामी यानी स्थानीय, आसपास के मोहल्ले वाली, गांव वाली। तकसीम वतन के बाद हिंदुस्तान चले आए। तकसीम वतन, तकसीम यानी विभाजन, बंटवारा। मुल्क का जो बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान को दो भागों में जब बांट दिया गया, तो आप कहाँ आ गए? हिंदुस्तान आ गए। 1962 में ऑल इंडिया रेडियो में प्रोग्राम एजुकेटिव की हैसियत से मुंसलिक हुए। अपनी मुलाजमत के दौरान उन्होंने जालंधर, भोपाल, लखनऊ, जबलपुर और श्रीनगर वगैरह शहरों में क़याम किया। क़याम कहते हैं ठहरने को, क़याम कहते हैं ठहरने को। अपनी नौकरी के दौरान, मुलाजमत कहते हैं नौकरी, अलग अलग जगह नौकरी करने से आप अलग अलग जगह पर रहे हैं। जालंधर, भोपाल, लखनऊ, जगह जगह आप रहे हैं। उन्हें शुरू से अफसाना निगारी का शौक़ था। अफसाना निगारी ने कहानी लिखना, कहानी लिखना का क्या था उनको बचपन से ही, काफ़ी लंबे समय से शौक़ था। तालिब इल्म के दौर में कहानी लिखने लगे। तालिब इल्म कहते हैं स्टूडेंट को, तालिब इल्म यानी स्टूडेंट। जब स्टूडेंट थे तभी कहानियाँ लिखने लग गए थे, शौक़ था। बतौर अफसाना निगार उनका नाम बहुत जल्द मशहूर हो गया। एक अफसाना निगार की हैसियत से आप बहुत जल्दी क्या हो गए? फेमस हो गए, प्रसिद्ध हो गए। पहली आवाज़, पिंजरे का आदमी, काठ का घोड़ा और पनाहगाह उनके अफसानवी मजमुए हैं। मजमुआ कहते हैं संग्रह को, यानी देखो संग्रह से क्या कह सकते हैं? जैसे आप अफसाना लिखते हैं,
ठीक है, कोई भी अदीब क्या लिखता है, अफसाना लिखता है, तो उसके 5, 10, 15, 20 कुछ अफसानों को क्या कर लिया जाता है, एक जा कर लिया जाता है। अब जाहिर सी बात है, एक अफसाने के लिए, एक कहानी के लिए किताब नहीं छापी जा सकती, तो कुछ अफसानों को, 15-20 अफसानों को, 10-50 अफसानों को इकट्ठा कर लिया जाता है और इकट्ठा करके किताब के रूप में शाया कर दिया जाता है, छपा दिया जाता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है, मजमुआ। क्या कहलाता है, मजमुआ। और उन अफसानों में से जो अफसाना सबसे बेहतर होता है, जो बहुत ज़्यादा फेमस होता है, जो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद होता है, उसका नाम, उसका टाइटल उस किताब को दे दिया जाता है, उस मजमुए का नाम। तो पनाहगाह, काठ का घोड़ा, ये सब किताबों के नाम हैं जो उनके मजमुए हैं। ठीक है, उनके 2 नॉवेलेट, दर्दबुरी और उड़न खटोला, दरबदरी और उड़न खटोला, और एक तवील सवानी नज़म हडबीती उर्दू और पंजाबी में शाया हो चुकी है और मुतरजिम की हैसियत से भी जाने जाते हैं। वो मुतरजिम कहते हैं अनुवाद करना, तर्जुमा करने वाला, ट्रांसलेशन करने वाले की हैसियत से भी जाने जाते हैं। अब चूँकि इनका नाम रतन सिंह है, साइड में क्लिक में आइकन लगा रखा है, सर पे पगड़ी है, से पता लगता है वो सरदार हैं। तो आपकी किताबें, आपके मजमून, आपके अफसाने किसमें, उर्दू और पंजाबी दोनों ही ज़बानों में छाए हुए हैं, यानी प्रिंट हुए हैं, प्रकाशित हुए हैं। ठीक है, अब हम आते हैं सबक की जानिब। ये था हमारे शायर का हवाला, सॉरी मुसन्निफ़ का हवाला, मुसन्निफ़ का मुख्तसर तारुफ उसके बारी ज़िंदगी के बारे में। आइए अब हम सबक की जानिब चलते हैं। सबक का नाम है काठ का घोड़ा। क्या नाम है, काठ का घोड़ा, एक लकड़ी का घोड़ा, बच्चों का खिलौना। क्यों इस्तेमाल किया गया है ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये सबक बुंदू नाम के एक शख्स के बारे में है। अब मैं सब बात पहले बता दूंगा तो आपका क्लाइमेक्स क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। सबक पढ़ते जाते हैं और आपको काम की बातें बताते चलते हैं। आइए। उस वक्त बुंदू का ठेला तो ठेला खुद बुंदू ऐसा बेजान काठ का घोड़ा बनकर रह गया है जो अपने आप ना हिल सकता है, ना डुल सकता है, ना आगे बढ़ सकता है। बुंदू कौन है, एक ठेला चलाने वाला है। ठीक है, माल ढोने वाला एक हम्माल है जो ठेला चलाता है, उसका काम, अपनी कारगुजारी करता है, अपनी ज़िंदगी का, अपने जीवन यापन करता है, उसी से अपनी रोजी रोटी कमाता है। तो एक वक्त की बात है, एक वक्त ऐसा भी टाइम आया था जब बुंदू कैसा हो गया था, बिल्कुल एक काठ के घोड़े की तरह हो गया था, ना हिल पा रहा था, ना डुल पा रहा था। एक ऐसी सिचुएशन में था, ऐसी हालत में था। इसलिए बुंदू की ही वजह से अंधेर देव के तंग बाज़ार में रास्ता करीब करीब बंद होकर रह गया था। करीब करीब थोड़ा बहुत, लगभग ऑलमोस्ट समझिए आप, क्या हो गया था, बंद हो गया था रास्ता। किसकी वजह से, बुंदू की वजह से। अंधेर देव ये किसी बाज़ार का नाम हो सकता है। ज़रूरत से ज़्यादा बोझ से लदा हुआ बुंदू का ठेला सड़क पर चढ़ाई होने की वजह से रुक सा गया था। आपने देखा होगा जो हमाल होते हैं, जो ठेले वाले होते हैं, जब ज़रूरत से ज़्यादा उसमें वज़न भर दिया जाता है तो उसे खींच नहीं पाते हैं। फिर कभी चढ़ाई वाला रास्ता आ जाता है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल सामने आ जाती है। रह रह कर अगर चलता भी है तो जूं की रफ्तार से रेंगता है और फिर खड़ा हो जाता है। जूं आप जानते हैं ना, जूं की रफ्तार ना, जूं एक ऐसा कीड़ा है जो हमारे सर में, बालों में पाया जाता है। जूं की रफ्तार से, जो जूं क्या रेंगती रहती है, बहुत धीरे चलती है। तो जूं की रफ्तार एक तशबीह दिया, बताने के लिए, समझाने के लिए है कि जूं की रफ्तार से ही थोड़ा बहुत चल पा रहा था। इतना ज़्यादा उसके बोझ था, इतनी ज़्यादा उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। उसके पीछे कारें, ट्रक, बसें, मोटरसाइकिल, स्कूटर, गरज ये कि सभी तेज़ रफ्तार गाड़ियों की लंबी कतार ठहर सी गई है और उन्हीं के बीच में तांगे और रिक्शे भी फंसे हुए हैं। बंदूक के ठेले पर क्या है, बहुत ज़्यादा माल है, बहुत ज़्यादा सामान है और इस वजह से वो क्या कर नहीं पा रहा है, वो अपना सामान ढो नहीं पा रहा है, वो और ज़्यादा हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि वो और सामान को ढो सके। इसलिए बंदूक की हिम्मत जवाब दे गई है और वो चढ़ाई के रास्ते पर बीच में अटक गया है। अटक तो गया है, रुक तो गया, पर वो मनी मन कुछ सोच भी रहा है, मनी मन कुछ सोच भी रहा है। और इसी चक्कर में पीछे रास्ता क्या, और पीछे ट्रैफिक लग गया है, पीछे ट्रैफिक लग गया है और कुछ साइकिलें, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, कारें थी और तांगे वाले, रिश्ते वाले, सब क्या, पीछे पीछे ट्रैफिक लगने से पीछे भीड़ लग गई है, पूरा रास्ता जाम हो गया है। उन गाड़ियों में बैठे हुए हैं वज़ीर, मुल्क के बड़े बड़े कारखानेदार, कारोबारी सेठ, दफ्तरों के अफसर, दुकानदार, वर्दियों वाले फ़ौजी और पुलिस वाले, सफ़ेद कॉलरों वाले बाबू, आम आदमी, सौदा सिल्फ ख़रीदने के लिए घरों से निकली औरतें, स्कूलों और कॉलेजों के बच्चे, डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर, सभी के सभी ठहर गए हैं। अब जो पीछे गाड़ियाँ रुकी हैं उसमें गाड़ियाँ हैं
ट्रकें हैं, मोटरसाइकिल हैं, कारें हैं, तांगे वाले, रिक्शे वाले, सब क्या हो गए, पीछे ट्रैफिक में फंस गए हैं। अब जाहिर सी बात है, जितने भी वाहन हैं, जितनी भी गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिल हैं, सब खाली तो नहीं होगी। उन सभी के साथ और कौन फंस गए हैं, उसमें बड़े बड़े वज़ीर हैं, यानी मंत्री हैं, ठीक है, वज़ीर मंत्री हैं, कारखाने वाले हैं, कारोबारी हैं, अफसर हैं, अधिकारी हैं, स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं, औरतें हैं, आदमी हैं, सभी उसके पीछे रुक गए हैं, फंस गए हैं। सिर्फ एक बुंदू के ठेला रुकने की वजह से, एक बुंदू का हाथ अटकने की वजह से सभी का रास्ता क्या हो गया, जाम हो गया। लगता है जैसे बुंदू की सुस्त रफ्तार की वजह से सारे शहर, बल्कि एक तरह से कहा जाए तो सारे मुल्क, सारी दुनिया की रफ्तार धीमी पड़ गई है। ऐसा लगता है मानो बुंदू का ठेला रुकने से, बुंदू का ठेला रुकने से, बुंदू की रफ्तार रुकने से सारे शहर की, बल्कि शहर की नहीं पूरी दुनिया की रफ्तार रुक गई है। यही है अलामती अफसाना, यही है अलामती अफसाना। यानी बात सिर्फ बुंदू के लिए कही जा रही है, लेकिन बात बुंदू की नहीं है, बल्कि बात पूरी दुनिया के ऐसे कमज़ोर तबके की है जो आज किसी ना किसी वजह से अपनी ज़िंदगी में रुका पड़ा है। और यही कमज़ोर तबका ना सिर्फ खुद रुका हुआ है, बल्कि इसकी वजह से पूरी दुनिया की तरक्की रुकी हुई है। आइए मैं आपको बातें और बताता चलता हूँ। यूँ तो वज़ीर अपनी कार में बैठा कुछ लोगों से गुफ्तगू कर रहा है, वज़ीर मंत्री कार में बैठा है, कुछ लोगों से गुफ्तगू यानी बातचीत कर रहा है, लेकिन बेचैनी से बार बार घड़ी देख रहा है, क्योंकि किसी गैर मुल्की वफ़द से मिलने का वक्त करीब आ रहा है। कोई गैर मुल्क के दूसरे मुल्क का कोई इंसान है, ठीक है, कोई मंत्री वगैरह है, किसी उसकी मीटिंग होनी है और उससे मिलना है उसे, और वो लेट हो रहा है, इसलिए बार बार बेचैनी से, बेकरारी से बार बार क्या देख रहा है, घड़ी देख रहा है कि कभी ट्रैफिक खुले, कब मैं आगे बढ़ूँ। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि आगे से रास्ता इस तरह बंद क्यों हो गया है। उसका ड्राइवर घबराया हुआ बार बार कार से उतरता है, कुछ दूर जाकर देख कर आता है और फिर मायूस होकर गाड़ी में बैठकर इंतज़ार करने लगता है। वो लोग जो कार में बैठे वज़ीर से बातें कर रहे हैं, दिल ही दिल में खुश हैं कि रास्ता बंद होने की वजह से कार खड़ी है और उन्हें वज़ीर के सामने अपनी बात रखने का पूरा पूरा मौका मिल रहा है। वज़ीर खुद क्या कर रहा है, मंत्री खुद क्या कर रहा है, कार में बैठा बैठा बातें कर रहा है। क्या कर रहा है, बातें कर रहा है और परेशान हो रहा है, क्योंकि उसको किसी दूसरे मुल्क के किसी मंत्री से, किसी वफद से क्या करनी है, बातचीत करनी है, मीटिंग करनी है, उसे जल्दी भी है जाने की, लेकिन बार बार घड़ी देखता है, परेशान होता है कि कब ट्रैफिक खुलेगा और कब मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन होता क्या है, लोगों को भी मौका मिल गया है कि आज मंत्री साहब फंसे हुए गाड़ी में, तो जाइए वज़ीर से फटाफट बात कर ली जाए। तो लोगों को भी मौका मिल रहा है कि उनसे पूरी तरह से ढंग से बात करने का, क्योंकि मंत्री साहब को ऑफिस में जाते तो मंत्री साहब ऑफिस में मिलते ही नहीं है, ठीक है। आज मौका मिल रहा है बात करने का, तो उनके लिए ये भी अच्छा है, तो मनी मन खुश हैं बहुत कि बढ़िया ट्रैफिक लगाया था ताकि हमारी बात पूरी ढंग से सुन पा रहे हैं। लेकिन मंत्री जी क्या हैं, परेशान हैं। कारखानेदार और कारोबारी सेठ अलबत्ता कारों की गद्दियों पर बैठे बेचैन हो रहे हैं। उनके लिए हर गुजरे हुए पल के मानी है लाखों का घाटा। ये बात देखिए, सेठ जो लोग हैं, सेठ लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, जो बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक हैं, वो लोग तो इतने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनका हर एक एक सेकंड, उनका हर एक एक पल पर यानी हर लम्हा, उनका हर एक एक लम्हा जो गुजर रहा है, जितना वो लेट हो रहे हैं उतना उनको लाखों का घाटा हो रहा है। अब आप सोचें कि रुकने से लाखों का घाटा कैसे हो सकता है, क्योंकि बड़े बड़े कंपनी वाले होते हैं, बड़े बड़े मालिकाना जो बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती होता है। उनको हर मिनट में किसी न किसी से डील करनी होती है, किसी न किसी से बिज़नेस के रिगार्डिंग बातें करनी होती है, कोई मीटिंग फिक्स करनी होती है। तो अगर वो उस वक्त में अगर वो काम नहीं कर पाते हैं तो उनको बहुत नुकसान हो जाता है, बहुत ज़्यादा लाखों का नुकसान हो जाता है। और उनके नुकसान की वजह भी कौन बना हुआ है, बुंदू बना हुआ है, क्योंकि बुंदू वहाँ से हट नहीं रहा है, बुंदू आगे नहीं बढ़ पा रहा है और बुंदू की वजह से सभी को क्या हो रही है, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे का एक ड्राइवर बार बार अपनी साइकिल का अगला पहिया उठा कर पटक रहा है। परेशानी की वजह से उसके माथे पर पसीना आ रहा है, क्योंकि जिस गाड़ी को लेकर उसे जाना है उसके जाने का वक्त हो चुका है और वो यहाँ रास्ते में क़ैद होकर रह गया है। अब रेलवे का एक ड्राइवर है जो रेल चलाता है ना, वो एक ड्राइवर है, उसे रेलवे स्टेशन पहुंचना है ताकि वो अपनी जिस रेल को चलाता है उसे आगे बढ़ा सके, लेकिन वो बंदा तो यहाँ पर ट्रैफिक में फंस गया है और बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है क्योंकि रेल जाने का टाइम हो चुका है और वो बंदा यहाँ पर अटक गया है सिर्फ एक इंसान की वजह से। ये एक इंसान नहीं है, ये पूरी एक कौम है, ये पूरा एक समाज है। इसके बारे में आपको लास्ट में ज़्यादा समझा दूँगा। स्कूलों और कॉलेजों के ज़्यादातर बच्चे खुश हैं, जितने पीरियड निकल जाएं इतना ही अच्छा है, लेकिन कुछ एक को अफसोस भी है
कि उनकी पढ़ाई पीछे रह जाएगी। बच्चों को बड़ी खुशी होती है, बच्चों को बड़ी खुशी होती है जब स्कूल से उनको छुट्टी मिल जाती है। हालांकि इस कोरोना टाइम में तो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा छुट्टियां मिल चुकी है। उम्मीद करता हूं बच्चों को अब तो खुशी होती होगी स्कूल जाने में, है ना। तो कुछ बच्चे खुश भी हैं कि वाह मज़ा आ गया भाई, अब तो क्या है, आज 2-4 पीरियड निकल जाएंगे इस ट्रैफिक में तो मज़ा आ जाएगा, 2-4 पीरियड तो स्कूल से छुट्टी मिलेगी। लेकिन कुछ पढ़ने वाले बच्चे हैं, कुछ होशियार बच्चे हैं आपकी तरह, कुछ मेहनती बच्चे हैं आपकी तरह, तो वो तो परेशान हो रहे हैं कि हमारी क्या हो रही है, पढ़ाई ख़राब हो रही है, कि काश जल्दी ट्रैफिक खुले हम जल्दी स्कूल पहुँचें। तो इस बात पे एक लतीफ़ा सुनाता हूँ। एक बार क्या होता है, एक नदी के किनारे से एक बच्चा गुजर रहा होता है और दौड़ा दौड़ा स्कूल जा रहा होता है, क्योंकि स्कूल के लिए लेट हो रहा होता है। दौड़ता दौड़ता जाता और तभी देखता है कि नदी में एक गाड़ी डूब रही हो, इस गाड़ी में उस स्कूल का प्रिंसिपल डूब रहा है। तो बच्चा खुशी खुशी में स्कूल जाता है और चिल्लाता हो जाता है कि कल की छुट्टी, कल स्कूल छुट्टी। वो ये नहीं सोचता है कि प्रिंसिपल साहब को बचाया जाए, बल्कि बोलता है स्कूल की छुट्टी। उम्मीद करता हूँ आप बच्चे ऐसे नहीं होंगे। हाँ ठीक है, सिर्फ एक लतीफ़ा है, एक जोक है। ठीक, आगे देखिए। इस तरह सर पर लोहे की टोपी पहने हुए फौजी बार बार मोटरसाइकिल का हॉर्न बजा रहा है, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा है। वो जानता है कि अगर दफ्तर पहुंचने में देरी हो गई तो उसका कमांडर ऑफिसर 40 किलो का वज़न पीठ पर लदवा कर 10 किलोमीटर का रोड मार्च करवा देगा। रोड मार्च क्या होता है? ये सिपाहियों की, सैनिकों की सज़ा है। क्या है? सज़ा है। अगर वो कोई भी काम में कोताही करते हैं, लेट आते हैं, कुछ काम में देरी करते हैं, कुछ काम में क्रिएशन करते हैं, कुछ काम में कोई कमी छोड़ देते हैं, तो उनको सज़ा दी जाती है कि 40 किलो वज़न उन पर बांध दिया जाता है, पीठ पर लाद दिया जाता है और पूरे ग्राउंड के चक्कर लगवाए जाते हैं भाग भाग कर। ठीक है, ये क्या एक सज़ा है। तो वो भी जो कमांडर है, जो सैनिक है, जो फौजी है, वो चाहता है जल्द से जल्द अपने दफ्तर पहुंचना चाहता है ताकि उसे सज़ा ना भुगतनी पड़े। लेकिन ये है कि बूंदों की वजह से पूरा ट्रैफिक लगा है और ना ट्रैफिक खुलने पाता है ना कोई बात, और सब के सब परेशान हो रहे हैं। इन्हें बताया जा रहा है कि मंत्री परेशान है, वज़ीर परेशान है, बच्चे परेशान हैं, यहाँ तक कि फ़ौजी परेशान हैं। सबके बारे में अलग अलग बताया जा रहा है। लेकिन बंधु उन सब से बेखबर है, बेनियाज है। बेनियाज ने बिल्कुल को फिक्र नहीं इस बात की, उसको पता ही नहीं जैसे उसके पीछे क्या हो रहा है। ठीक है, बेनियाज है। आज उससे ठेला खिंच भी नहीं पा रहा। एक तो सेठ के बच्चे ने ज़्यादा बोझ लाद दिया है और दूसरे उसके ठेले का धुरा जाम हो रहा है। तीसरे ये कि चढ़ाई का रास्ता है और चौथे ये कि उसका मन ही नहीं हो रहा है ठेला खींचने का। अब जो ट्रैफिक लगा है, ट्रैफिक लगने की वजह कौन है? बुंदू है। बुंदू और बुंदू का ठेला, उन दोनों की वजह से क्या लग गया है? ट्रैफिक लग गया है। लेकिन बुंदू के इस ट्रैफिक लगने के पीछे, इस जाम के पीछे वजह क्या है? वजह है एक नहीं, 4 वजह हैं। कितनी है? 4 वजह। पहली वजह क्या है कि सेठ ने ज़्यादा वज़न डाल दिया है, जाहिर सी बात है। दूसरा ये कि उसका ठेले का जो पहिया वगैरह है वो ज़्यादा जाम चल रहा है, दूसरी वजह। तीसरी ये कि चढ़ाई का रास्ता अलग है। अगर नॉर्मल रास्ता हो तो खींच के ले भी जाता, लेकिन चढ़ाई का रास्ता भी है। और सबसे ख़ास और सबसे मेन बात क्या है? चौथी बात यह है कि उसका आज मन भी नहीं खींचने का, उसका आज मन भी नहीं कर रहा। मन क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वो बहुत गहरी बात सोच रहा है। क्या सोच रहा है? वही बात को बताएंगे आगे। वही काट के घोड़े वाली बात हो रही है जो अपने आप सरक नहीं सकता। अब हालत ऐसी है, जो काठ का घोड़ा है अपना आप सरक नहीं सकता दूसरे खिलौनों की तरह, वही हालत इसकी भी है कि अपना आप सरक नहीं पा रहा है। जब कभी उसका मन उदास होता है तो उसकी कैफियत उस काठ के घोड़े जैसी हो जाती है जिसे वो बचपन में एक मेले से खरीद कर बड़ा दुखी हुआ था। अब देखिए उसकी हालत कैसी हो जाती है जब भी उदास होता है ना, जब भी वो उदास होता है। अरे जब भी आप भी उदास होते हो, आपके साथ भी कुछ ना कुछ ट्रेजेडी हो जाती है, आपके साथ भी कोई ना कोई मैटर हो जाता है ना। आप भी तो बड़े होशियार बच्चे हो मेरे, तो आपके साथ भी कभी कोई मैटर हो जाता है, कोई वाक़या हो जाता है, आप भी क्या उदास हो जाते हो, परेशान होते हो, क्या करते हो? आज किसी से बात नहीं करेंगे, बिल्कुल अपसेट हो जाएंगे, किसी से बोलेंगे नहीं, चुपचाप रहेंगे, कमरे में अलग जाके मोबाइल लेकर बैठ जाएंगे, है ना, किसी से बात नहीं करेंगे, खामोश होकर मायूस होकर बैठ जाएंगे। तो ऐसी ही हालत उसकी भी हुआ करती थी कि जब भी वो मायूस होता था तो उसकी हालत कैसी होती? काठ के घोड़े की तरह हो जाती थी। ना हिल पाता, ना डुल पाता, बस चुपचाप एक जगह रुक जाता, कहीं बैठ जाता, कहीं रुक जाता। ऐसी हालत उसकी हो जाती जब उदास होता। मतलब आज वो बहुत उदास है। किस बात के लिए उदास है? ऐसा उदास है कि जब वो बचपन में काठ का घोड़ा लेकर आया था और जिस तरह वो बचपन में काठ का घोड़ा लाकर दुखी हुआ था, उतना ही दुखी वो आज भी है। अब बताओ बचपन में काठ का घोड़ा लाकर दुखी क्यों हुआ था? देखिए आगे बताते हैं। काठ का रंगीन घोड़ा लेकर जब वो बड़े फ़ख्र से गली के बच्चों के बीच गया तो उसने देखा कि किसी के पास चाबी वाली मोटर थी,
जो घूं घूं करती हुई तेज़ भागती थी, और किसी के पास रेलगाड़ी थी, इंजन समेत अपने आप चलने वाली गाड़ी। जिसके पास ऐसे दौड़ने वाले खिलौने नहीं थे, उनके पास रस्सी के सहारे घूमने वाले रंगीन लट्टू थे। तेज़ी से घूमते हुए वो ऐसे लगते थे जैसे वो सारे मैदान को अपने घेरे में ले रहे हों। बचपन में क्या हाल था, एक बार वो बड़े फ़ख्र से क्या हुआ, मेले से क्या लेकर आ गया, काठ का घोड़ा लेकर आ गया, लकड़ी का घोड़ा लेकर आ गया कि देखो मेरे पास भी घोड़ा है, मेरे पास भी घोड़ा है। लेकिन जब बीच में दूसरे बच्चों के बीच में गया तो उसने क्या देखा कि कुछ बच्चों के पास मोटर गाड़ी है, बटन दबाने से, रिमोट जमाने से चल रही है। कुछ के पास तो चाबी भरने वाली गाड़ियाँ हैं कि चाबी बनाई, चाबी भरी और गाड़ी धूँ धूँ करके भागती थी। कुछ के पास अलग अलग खिलौने थे, और कुछ के पास लट्टू थे कि बस एक रस्सी, एक जाल उसमें इसमें समेटी और लट्टू चला दिया, और लट्टू घन घन घूमता था। कुछ ऐसी कैफियत सबके अंदर थी। लेकिन इसके पास जो घोड़ा तो किसी काम का नहीं था, ना चलता था ना उड़ता, उसको तो बस इशारतन घुमा सकता था, है ना। और लट्टू जब घूमते थे तो ऐसा लगता है जैसे पूरा मैदान घेर लेंगे। लट्टू घुमाने में बड़ा मज़ा आता है, गाड़ी घुमाने में बड़ा मज़ा आता है। अब सोचो लकड़ी का घोड़ा लेकर घूमने में क्या मज़ा है, कोई मज़ा, कोई मज़ा नहीं। उन खिलौनों के सामने उसका काठ का घोड़ा साकित बेजान था। साकित यानी होता है बेजान, ठीक है, बेजान था, उसमें कोई जान नहीं थी, बिल्कुल बेफिजूल था। वैसे बच्चों के सामने खेलते हुए उसने भी अपने घोड़े को टांगों के बीच फंसाकर दौड़ने का स्वांग किया। स्वांग कहते हैं ढोंग को, स्वांग कहते हैं ढोंग को, नाटक को किया था। लेकिन दिल ही दिल में वो जानता था कि उसका खिलौना दूसरों के खिलौनों के सामने बेकार और बेमानी है। अब एक बच्चा लट्टू घुमा रहा था, एक बच्चा गाड़ी घुमा रहा था, सब घुमा रहे थे। अब वो मायूसी से देख रहा था तो उसने सोचा कि मैं क्या करूँ, तो उसने भी नाटक किया, घोड़े को अपनी टांगों के बीच में लगाया और यूँ भागने की कोशिश की कि देखो मेरा घोड़ा भागता है, मेरा घोड़ा भागता है। जबकि भागती की टांगें रही हैं, वो खुद थक रहा है ना। खिलौने खेलने के लिए होते हैं, थकने के लिए थोड़ी होते हैं, और वो खुद थक रहा है। तो उसको पता है कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ नाटक, ये सब क्या है, बेमानी है, इसका कोई मतलब नहीं है, और उनके खिलौनों के सामने मेरा खिलौना किसी काम का नहीं है। इसीलिए घर आकर उसने काठ के घोड़े को चूल्हे की आग में झोंक दिया। गुस्से में क्या किया, जो घोड़ा वो मेले से लेकर आया था उसको चूल्हे की आग में डाल दिया। लेकिन जलने के बावजूद जैसे वो बेजान काठ का घोड़ा उसकी शख्सियत के साथ चिपक कर रह गया था। घोड़ा तो जल गया, घोड़ा तो जल गया, लेकिन उसकी कंडीशन, अब वो खुद काठ का घोड़ा बन गया है। वो सब बातें उसको आज भी याद है, सब बातें उसको आज भी याद है, उसकी ज़िंदगी से जैसे चिपक गई हैं। क्योंकि हुआ ये कि गली के ही बच्चे जो उसके साथ खेला करते थे, उनमें से कोई पढ़ लिख कर मुनीम बन गया था, तो कोई वकील, कोई स्कूल का मास्टर हो गया था, तो कोई बड़ा अफसर, और उसके बरअक्स बुंदू वही काठ का घोड़ा ही रह गया। बाप ठेला चलाता था तो वो भी ठेला ही खींच रहा है। कहानी पूरी इसी बात पर लिखी गई है, ये मैं लास्ट में बता देता हूँ आपको। जो बच्चे थे, दूसरे बच्चे जो गाड़ी मोटर से खेला करते थे, आज कोई बच्चा क्या बन गया है, अफसर बन गया है, कोई बड़ा बच्चा वकील बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई क्या बन गया। लेकिन बुंदू का बाप क्या करता था, ठेला खींचता था, ठेला चलाता था, और आज बुंदू भी ठेला ही खींच रहा है। तो जो हालत उसकी उस काठ के घोड़े की बचपन में थी, वैसी हालत इसकी आज है। दूसरे बच्चे कल भी मज़े करते थे, वो आज भी मज़े कर रहे हैं। इसकी ज़िंदगी झंड है, इसकी ज़िंदगी झंड है, परेशानी है, परेशानी में मुब्तला है बंदा। क्यों है, देखिए आगे। वो अक्सर सोचता है कि ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा ही क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ कि एक ही गली में रहते हुए बाकी लोग आगे बढ़ गए और वो पीछे रह गया, ऐसा क्यों कर हो गया। लेकिन वो सोचे भी तो क्या, काठ का घोड़ा भला सोच ही क्या सकता है। वो अपने आप को सिर्फ काठ का घोड़ा ही समझ सकता है। उसकी कंडीशन ही नहीं इतना सोचने की, समझने की कि एक ही गली के रहने वाले बच्चे कोई डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, कोई पुलिस वाले क्या बन गए हैं, कोई मास्टर बन गए हैं, और मैं आज भी एक हमाल, एक मजदूर बन के रह गया हूँ, एक ठेला। ऐसा क्यों, एक ही गली के लोग आगे बढ़ गए और मैं पीछे क्यों। बात गली की नहीं, बात दुनिया की है, बात है दुनिया की। आज भी दुनिया के बहुत से लोग आगे बढ़ जाते हैं और बहुत लोग पीछे हैं। पीछे क्यों है, मुल्क का हर इंसान तरक्की क्यों नहीं पा सकता, हर इंसान पीछे क्यों है। ज़्यादातर लोग आगे बढ़ रहे हैं, ज़्यादातर लोग पीछे रह जाते हैं, कुछ ही लोग आगे बढ़ पाते हैं, ऐसा क्यों है। ये बात वो सोच रहा था, लेकिन वो सोच के भी क्या करता, उसमें इतनी अक्ल, इतनी दाना, इतना शऊर नहीं था। एक बात मैं आपको बताता चलता हूँ कि इंसान उम्र के साथ समझदार नहीं होता ना। लोग कहते हैं हमने उम्र ली है, हमने तजुर्बा लिया है, हमने 50 साल ज़िंदगी गुजारी है, 60 साल उम्र। इंसान में समझ, इंसान में शऊर उम्र के साथ नहीं आता। इंसान में समझ आती है उसके पढ़ाई लिखाई से, इंसान में समझ आती है पढ़ने लिखने से। इंसान बड़ा होता है पढ़ने लिखने से, उम्र से नहीं, ठीक है।
आगे देखिए, लेकिन आज वही काठ का घोड़ा यही सोचकर उदास हो रहा है कि उसके 8-9 साल के लड़के चंदू ने महज इसलिए स्कूल जाना बंद कर दिया है कि वो उसके लिए ज़रूरत की चीज़ें जुटा नहीं पाया। जब मैं अपनी ज़िंदगी की गाड़ी ठीक से नहीं खींच पाता तो फिर उस ठेले के बोझ को क्यों खींचूं? बंधु सोच रहा है। देखो, ये ट्रैफिक लगा हुआ है, इस ट्रैफिक में बंधु खड़ा हुआ है, इस ट्रैफिक में बंधु बीच में अटक गया है, ना आगे बढ़ने का नाम लेता है और ना ही कुछ हिल डुल पाता है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि वो सोच में डूबा है। वही सोचता है कि जब मेरा बाप ठेला चलाता था, आज मैं भी ठेला चला रहा हूँ। ये क्या ज़िंदगी है? मेरे सब दोस्त आज बहुत अमीर बन गए हैं, कोई अच्छे कारोबार में लग गए हैं, कोई किसी पुलिस वाला है, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, सब बन गए। मैं कितना पीछे हूँ। मेरे बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया और आज मुझे इस हालत में छोड़ दिया, है ना। और आज मेरा जो छोटा बच्चा है चंदू, वो स्कूल जाना बंद कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि मैं उसकी स्कूल की फ़ीस नहीं जुटा पा रहा हूँ। तो जब मैं अपनी ज़िंदगी की गाड़ी नहीं खींच पा रहा हूँ तो मैं इस ठेले को क्यों खींचूँ? ये ठेले ने मुझे क्या निहाल कर दिया? इस ठेले ने मेरे साथ क्या बेहतर कर दिया है? इस ठेले ने मेरी ज़िंदगी को कहाँ ला कर रख दिया है? मैं क्यों इस ठेले को खींचूँ? ये ठेला उसे बोझ लगने लग गया। ये ठेला उसे बोझ लगने लग गया। इंसान जिस चीज़ से कमाता खाता है उसे कभी बोझ नहीं समझना चाहिए। इंसान जिस रोजी रोटी से कमाता है उसे बोझ नहीं समझना चाहिए, नहीं तो वो चीज़ उसे कभी भी निहाल नहीं करती है, कभी उसे फ़ायदा नहीं पहुंचा पाती है। इंसान जो काम करता है, चाहे वो टीचर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, उसे अपने काम से मोहब्बत होनी चाहिए। उसे अपने काम से मोहब्बत होनी चाहिए, तभी वो काम उसे फलाह दे पाएगा, तभी वो काम उसे फ़ायदा दे पाएगा। और जाहिर सी बात है, ठेला चलाना उसके लिए कहाँ बेहतर हो सकता था। तो वो सोचता है कि जब मैं अपने बेटे की ज़िंदगी को बेहतर नहीं बना पा रहा हूँ, एक बेटे के लिए फ़ीस नहीं जुटा पा रहा हूँ, तो मेरा ये ठेला खींचना क्या काम का? मैं क्यों खींचूँ इससे, जब मैं अपनी ज़िंदगी की गाड़ी ढंग से नहीं खींच पा रहा हूँ। आगे देखिए, वो अक्सर सोचता है कि ऐसा क्यों हुआ। बार बार ख्याल आता है, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ कि एक ही गली में रहते हुए बाकी लोग आगे बढ़ गए और ये डबल आ गया शायद। उसके दिल ने कहा कि ठीक, जो पहले ही सरक नहीं पा रहा है उसे छोड़ छाड़ कर अलग खड़ा हो जाऊं। जो उसके हाथ से सरक नहीं रहा है, जो खिसक नहीं रहा है, जो चीज़ आगे नहीं बढ़ पा रही है, मैं उसे और क्यों खींचूं? ऐसा करता हूँ, उसे छोड़ देता हूँ और आगे चला जाता हूँ, साइड में जाकर खड़ा हो जाता हूँ। फिर सोचता हूँ, उसकी हिम्मत पहले ही जवाब दे रही है, यानी उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी, उसमें और हिम्मत नहीं है वो ठेला और खींच पाए। रह रह कर उसके दिल में ख्याल उठ रहा है कि एक दिन उसके चंदू को भी इस तरह ठेले के बोझ को खींचना पड़ेगा। उसे इस बात का दुख नहीं है कि वो ठेला खींच रहा है, उसे दुख इस बात का है कि उसका बेटा भी आगे जाकर ठेला खींचेगा। इंसान को अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत होती है ना। हर माँ बाप चाहते हैं कि उसका बेटा, उसकी औलाद तरक्की पाए, उसकी औलाद खुशहाल ज़िंदगी जिए। उसने भले ही कैसी भी ज़िंदगी जी हो, कैसे भी संघर्ष किए हों, कितनी भी तकलीफ़ें जुटाई हो, पर वो चाहता है कि उसकी औलाद खुशहाली ज़िंदगी जिए, खुशहाली से ज़िंदगी जिए, सुकून की ज़िंदगी जिए, तरक्की वाली ज़िंदगी जिए। तो उसके दिल में रह रह कर मलाल आ रहा था, इस बात का दुख हो रहा था कि मेरा बेटा भी यही काम करेगा क्या? क्या जिस तरह मेरे बाप ने मेरा बाप जिस तरह ठेला खींचा करता था, क्या जिस तरह मेरे वाले ठेला खींचा करते थे, मैं भी यहाँ ठेला खींच रहा हूँ और मैं अपने बच्चे की फ़ीस तक का इंतज़ाम नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए स्कूल जाने के लिए कुछ सामान मुहैया नहीं करा पा रहा हूँ, तो मैं किस काम का? तो क्या लगता है, जब मेरा बेटा बड़ा होगा तो क्या वो भी ऐसे ही ठेला खींचेगा? वो ट्रैफिक में खड़ा है और रह रह उससे सब सवाल आ रहे हैं इस वक्त, जब वो सामान नहीं खींच पा रहा, तब उसे बहुत ज़्यादा फील हो रही है, बहुत ज़्यादा रह रह कर। और उस ख्याल के साथ उसे अपनी जान टूटती हुई सी महसूस हो रही है और उसके लिए एक एक कदम उठाना भी दुश्वार हो रहा है। उसके लिए एक एक कदम उठाना क्या हो रहा है? दुश्वार, बहुत मुश्किल हो रहा है उसके लिए कि मैं एक कदम बढ़ाऊँ तो कैसे बढ़ाऊँ। उसके लिए हिम्मत ही नहीं, उसमें अब हिम्मत ख़त्म हो चुकी है। लेकिन उसके पीछे जो लोग खड़े हैं वो उतावले हो रहे हैं। अरे भाई, वो तो रुक गया है, वो तो टेंशन में, वो तो डिप्रेशन में, वो तो किसी बात को सोच रहा है, उसका ध्यान तो पूरा सोच में है। लेकिन जो पीछे लोग हैं वो तो फंस चुके हैं ना, उसकी वजह से पीछे का रास्ता तो जाम हो गया। वो लोग तो उतावले हैं, भाई तू कब आगे चले तो हम रास्ता का जाम खुले। बार बार हॉर्न बजाकर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। उनमें से एक उसके पास आया और बोला, भैया जल्दी करो, तुम्हारे पीछे पूरी दुनिया रुकी पड़ी है, अटकी पड़ी है। भैया जल्दी ठेला आगे लगाओ, तुम्हारी वजह से पूरा जाम लगा हुआ है, पूरी दुनिया रुकी है। मतलब काफ़ी लोग तुम्हारी वजह से क्या हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तुम आगे बढ़ो तो दुनिया का निज़ाम आगे बढ़े। ये जो पीछे जाम आगे फंसा हुआ है, ये जाम पीछे लगा हुआ है, आपकी वजह से अटका हुआ है। आप बढ़ो तो जाम आगे बढ़े, ठीक है, रास्ता खोले। अब वो क्या बोलता है, अटकी है दुनिया, अटकी है तो अटकी रहे,
बुंदू झुंझला कर बोला, झुंझला कर बोलना नहीं, गुस्से में बोला, दुनिया अटकी है तो अटकी रहने दे, मुझे क्या करना, मुझे दुनिया से मतलब क्या। हाँ ये बात सच है, वैसे ये बात सच है, इंसान जब गुस्से में होता है तो सारी बातें करता है। अटकी है दुनिया तो अटकी रहे, मुझे इस दुनिया से क्या फ़ायदा। ऐसे बहुत लोग होते हैं सोचने वाले, कभी कभी मैं भी सोच लेता हूँ ना बहुत गुस्से में। जो लोग तेज़ जाना चाहते हैं उनसे कहो कि मेरे पैरों में भी पहिए लगवा दें, मैं भी तेज़ चल लूँगा। ये एक ताना है, एक तंज है, ठीक है, कि जो लोग तेज़ जाना चाहते हैं जल्दी जल्दी, और मैं नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि उनके पास मोटरसाइकिल है, उसमें मोटर लगी है, एक कार है उसमें इंजन है, ठीक है, और वो लोग जो बटन दबाते हैं, चाबी घुमाते हैं और वो चीज़ ऑटोमेटिक चलती है। यहाँ पर मेरी मेहनत लगती है, मुझे पाँव से चलना होता है। अगर ज़्यादा ही तेज़ चलने की बात है तो मेरे पाँव में भी क्या लगवा दे, पहिए लगवा दे, ताकि मैं भी तेज़ी से निकल जाऊँ। बात तो ठीक कहता है। किसी ने कहा, ये कैसे हो सकता है कि कुछ लोग इतने तेज़ हो जाएं कि वो हवा से बातें करने लगें, और कुछ को इतना मजबूर कर दिया जाए कि उनके लिए एक कदम उठाना ही दुश्वार हो जाए। ऐसा कैसे हो सकता है। दुनिया में सब लोग पैदा हुए हैं, हर इंसान बराबर है, हर इंसान अल्लाह की मखलूक है ना। तो ऐसा क्यों हो सकता है कि एक इंसान तो बहुत तरक्की कर जाए और एक इंसान बहुत पीछे रह जाए। ऐसा निज़ाम क्यों, ऐसा सिस्टम क्यों। आगे देखिए, ये सब बातें गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ों और लोगों के शोर में दबी जा रही हैं। लोग ये बात भी बोलते हैं, हाँ इस बूढ़े की, इस बंदे की तकलीफ़ वाजिब है, इसकी परेशानी वाजिब है, लेकिन लोगों के शोर से, जो ट्रैफिक का जो शोर है, लोग हॉर्न बजा रहे हैं, आगे चलो आगे चलो, जाम खोलो आगे बढ़ाओ, इन सभी शोरगुल में वो आवाज़ कहीं क्या है, दब जाती है। उसकी बात कोई ढंग से सुनता भी नहीं है। काठ के घोड़े में कदम उठाने की हिम्मत नहीं है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, और उसके पीछे भीड़ में वो वज़ीर रुका हुआ है। वो वज़ीर भी रुका हुआ है जिसे किसी गैर मुल्की वफदर से वक्त मुकर्ररा पर बात करना है। सिर्फ एक बुंदू की वजह से, बुंदू के ट्रैफिक की वजह से, बुंदू के जाम की वजह से एक बहुत बड़ा वज़ीर, एक बहुत बड़ा मंत्री रुका हुआ है जिसे किसी बहुत ज़रूरी मीटिंग में जाना है, एक गैर मुल्की वफदर से बात करनी है, उसे मुकर्ररा वक्त पर, फिक्स टाइम पर उससे बात करनी है, मीटिंग करनी है, और वो रुका पड़ा है सिर्फ एक छोटी सा माल की वजह से। वो ड्राइवर अटका हुआ है जिससे मुल्क के किसी दूसरे शहर की तरफ रेलगाड़ी के लिए जाना है। स्कूल के वो बच्चे रुके हुए हैं जो कल के मालिक होंगे। डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर सब कदम बंद कर रह गए हैं, और बुंदू काठ का घोड़ा अंधेरे देव के बाज़ार में अपने ठेले के साथ खड़ा हो गया है। उसके पाँव में हरकत आए तो ज़िंदगी आगे बढ़े, उसके पैरों में कुछ हरकत आए, उसके पैरों में कुछ हिम्मत आए, तभी तो आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो वो अटका रह जाएगा। और उसकी वजह से क्या रुका पड़ा है, दुनिया का निज़ाम रुका पड़ा है। अब ये था अफसाना काठ का घोड़ा, कि एक बुंदू के रुकने की वजह से एक जाम लग जाता है, और उस जाम में काफ़ी मंत्री वगैरह, बच्चे, इंजीनियर, डॉक्टर सबके सब फंसे रह जाते हैं, ठीक है, और कोई भी आगे नहीं बढ़ पाता क्योंकि वो वहाँ पे जाम लगा देता, अटक जाता है। और उसका अटकना वाजिब है क्योंकि वो किसी बात को सोच रहा है। वही सोच रहा है, मेरा बाप ठेला खींचता था तो मैं भी ठेला खींचूंगा, आने वाला मेरा बच्चा भी ठेला खींचेगा, क्या हमारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजरेगी। उसे इस बात का अफसोस है, उसे इस बात का मलाल है, दुख है। अब आइए इस अलामती अफसाने के पीछे की खास कहानी, मेन बात, मुसन्निफ़ ने क्यों लिखा है ऐसा, मुसन्निफ़ ने काठ के घोड़े इस कहानी के लिखने के पीछे मकसद क्या है। देखिए, दुनिया में बहुत लोग आज भी ऐसे हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, जिनके पास कुछ कमाने का ज़रिया नहीं होता, जिनके पास काम धंधा नहीं होता, और मजबूरी में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, बहुत तकलीफ़ों में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। जबकि दूसरी तरफ दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास बड़े बड़े बिज़नेस होते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती है, और धीरे धीरे उनका बिज़नेस पनपता जाता है, बढ़ता जाता है। वो एक बिज़नेस से 2 बिज़नेस लगा लेते हैं, एक फैक्ट्री से 2 फैक्ट्री लगा लेते हैं, 2 से 4 फैक्ट्री लगा लेते हैं, काम बढ़ता जाता है। लेकिन एक मज़दूर तबका होता है, एक गरीब गुरबा तबका होता है, वो गरीब का गरीब रह जाता है, उसे अपनी पूरी मेहनताना नहीं मिल पाता है, उसे पूरी मजदूरी नहीं मिल पाती है, और धीरे धीरे वो लोग क्या होते हैं, मज़दूर के मज़दूर रह जाते हैं। उनका परिवार, उनकी आने वाली उनकी पिछली पीढ़ी भी ऐसे गुजरी है, और आने वाली पीढ़ियाँ भी ऐसे ही गुजरती जाती है, वो लोग मज़दूर के मज़दूर रह जाते हैं। कहानी में कहने की बात यह है कि इस मुल्क के निज़ाम में, मुल्क में रहने वाले लोगों में, आप खुद सोचिए कि अगर एक घर में 5 लोग रहते हैं, और घर में एक इंसान है जो बहुत पैसे कमाता है, मज़े करता है, बहुत खुशहाली से रहता है, और घर के जो 4 लोग हैं उनके पास खाने को कुछ भी नहीं है,
खाने को कुछ भी नहीं है। तो अब कोई ये कहे कि क्या ये घर खुशहाल घर है, तो क्या हम इस बात को एग्री करेंगे? क्या हम इस बात को मानेंगे कि ये घर खुशहाल है? सिर्फ एक इंसान के खुश रहने से 4 लोग उसमें भूखे मर रहे हैं और एक इंसान खा पी कर मज़े कर रहा है, तो क्या हम ये कबूल कर लेंगे कि हाँ ये घर खुशहाल घर है एक इंसान से? नहीं, हम नहीं करेंगे। वही बात मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि एक मुल्क क्या है? मुल्क एक तरह का घर है, और हम जितने भी लोग हैं, चाहे गरीब हैं, अमीर हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, दूसरे मज़हब के लोग, हम सब क्या एक परिवार का हिस्सा हैं। हम सब परिवार का हिस्सा हैं। इसमें कुछ अमीर लोग हैं जो दिन पर दिन अमीर होते जाते हैं, और कुछ लोग गरीब हैं तो गरीब के गरीब ही रह जाते हैं, गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। तो गरीबों की संख्या बहुत ज़्यादा है, मज़दूरों की संख्या बहुत ज़्यादा है, अमीरों की संख्या बहुत कम है। तो क्या हम कह सकते हैं हमारा मुल्क एक खुशहाल मुल्क है? नहीं। हमें लगता है कि एक इंसान की तरक्की से, कुछ लोगों की तरक्की से पूरा मुल्क तरक्की कर पाएगा? नहीं। पूरे मुल्क को तरक्की देनी है, पूरे मुल्क को आगे बढ़ाना है, पूरे मुल्क का विकास अगर करना है तो क्या होना चाहिए? यहाँ के हर इंसान की तरक्की होना ज़रूरी है। हर इंसान की तरक्की होना ज़रूरी है। जिस मज़दूर वर्ग को, जिस गरीब गुरबा को ये समझ लिया जाता है कि गरीब तो गरीब ही ठीक है, हम तो बहुत तरक्की कर रहे हैं, तो देखना एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब वो गरीब तबका, वो मज़दूर तबका, वो मुफलिस तबका एक दिन इस मुल्क के निज़ाम को रोक देगा, इस मुल्क की तरक्की को रोक देगा और तरक्की में बाधा पैदा करेगा, तरक्की को रोक देगा। हमारा मुल्क तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक मुल्क का हर एक फ़र्द, एक अफराद की तरक्की ना हो जाए। कहने की बात यह है कि जो अमीर लोग हैं, अच्छी बात है, अल्लाह तरक्की दे, अल्लाह ताला तरक्की दे इस मुल्क को, इस मुल्क के लोगों को। लेकिन ज़ाहिर तौर पर हमें ये भी करना चाहिए कि जो गरीब तबका है, मज़दूर तबका है, तो इनकी परेशानियों को सामने लाया जाए कि आखिर वजह क्या है, गरीब इंसान गरीब क्यों रह जाता है। उसकी सबसे मोटी वजह है शिक्षा। क्या है? तालीम। अगर बुंदू का बाप उसे पैसे देता, उसकी फ़ीस भरता, उसे स्कूल में पढ़ाता लिखाता, तो हो सकता है पढ़ लिख कर वो एक अच्छा इंसान बनता, बड़ा इंसान बनता, वो मेहनत करता, वो भी डॉक्टर इंजीनियर बनता, वो भी एक टीचर बनता, उसके बच्चे भी आने वाले और बच्चों को और पढ़ाता, तो उसकी पीढ़ी भी आगे बढ़ सकती थी। लेकिन उसके पास इतना पैसा था ही नहीं कि अपने बच्चे को पढ़ा पाए, और बुंदू ऐसा कैसे ही रह जाता है। फिर बुंदू की हालत भी ऐसी होती है, बुंदू भी अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहा है, और जाहिर सी बात है उसकी आगे नस्लें भी ऐसी चलेगी। तो सबसे मेन चीज़, सबसे अहम चीज़ क्या है? शिक्षा, तालीम। हमें कोशिश करनी चाहिए, बड़ी बड़ी तंजीमों को, बड़ी बड़ी संस्थाओं को कोशिश करनी चाहिए कि जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं उन्हें क्या किया जाए? सबसे पहले साक्षरता दी जाए, शिक्षित किया जाए। जब इंसान पढ़ेगा तभी इंसान आगे बढ़ेगा, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, आपने सुना होगा, है ना। तो सबसे पहले क्या ज़रूरी है? तालीम ज़रूरी है, शिक्षा ज़रूरी है। शिक्षा की वजह से, तालीम की वजह से हर इंसान पीछे रह जाता है, और गरीब इंसान, परेशान इंसान, मुफलिस इंसान, ऐसे ही वर्ग को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। इसलिए ज़रूरी है हर माँ बाप अपनी औलाद को तालीम दे, और ज़रूरी है कि मुल्क में ऐसा सिस्टम बनाया जाए, ऐसी योजनाएं चलाई जाए कि हर बच्चे को शिक्षा मिले, तालीम मिले, ताकि वो उस मुल्क के निज़ाम को, मुल्क की व्यवस्था को, सेटलमेंट को, सिस्टम को और आगे बढ़ाए, ताकि मुल्क का हर इंसान तरक्की करे, तभी असली मुल्क की तरक्की कहलाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये सबक समझ में आ गया होगा। सबक से रिलेटेड अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज़।